इसरो को बहुत बड़ा झटका लगा है। 2026 का पहला मिशन फेल हो गया। अंतरिक्ष में 16 सैटेलाइट खो गए हैं। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब जानेंगे इस करंट फोर्स वीडियो में। और मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे जर्मनी के चांसलर भारत पहुंचे हैं, कई सारे जीआई टैग दिए गए हैं। अनंतपुर अनार को जीआई टैग दिया गया है, नागौरा अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, गजक और रेवड़ी को भी जीआई टैग मिला है। तो उन सब के बारे में जानेंगे। भारत जो है चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और उसके निर्यात में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है 2025 में। डिटेल जानेंगे। तालिबान ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसको नियुक्त कर दिया है। भारत में अमेरिकी राजदूत जिन्होंने नियुक्ति के 3 महीने बाद ज्वाइन किया है, उनके बारे में जानेंगे। तो कई सारे महत्वपूर्ण और भी टॉपिक्स हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा, फिर और डिटेल बात करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इसरो का वर्ष 2026 का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से भेजा गया था जिसके 16 सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए। क्या होगा इसका आंसर? PSLV C62 इसका ये आंसर है। तो इस साल का पहला ये मिशन था और वो फेल हो गया है। C62 PSLV का ये रॉकेट छोड़ा गया था 12 जनवरी को। देखिए ये जो है ना, वो 4 स्टेज का ये रॉकेट होता है। तो अलग अलग स्टेज में तीसरे स्टेज में ये कोलैप्स हो गया और नियंत्रण से बाहर हो गया। कैसे हुआ? देखिए 12 जनवरी की सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष सेंटर है, वहाँ से एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ PSLV C62 और इसमें 16 सैटेलाइट इसमें मौजूद थे। इसरो के चीफ डॉक्टर V नारायणन, उनका कहना है कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई थी, जिसके कारण वो रास्ता भटक गया और इसके बाद सभी 16 सैटेलाइट खो गए। इससे पहले 2025 में भी, यानी PSLV का इससे पहले वाला जो लॉन्च था C61 PSLV C61, वो भी तकनीकी कारणों की वजह से तीसरे स्टेज में ही फेल हो गया था और उसकी वजह से EOS 09 अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट वो स्थापित नहीं किया जा सका था। क्या हुआ इसमें? आप ये एनिमेशन देख रहे हैं जो कि इसरो के द्वारा ही जारी किया गया है। अभी ये क्या हुआ कि देखिए PSLV में मैंने बताया 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेज वाला ये रॉकेट है। 2 स्टेज जो है सॉलिड स्टेज होता है और 2 लिक्विड स्टेज होता है। तो तीसरे चरण के अंत में रॉकेट जो है ना, उसका प्रदर्शन तो था अनुरूप, लेकिन तीसरे चरण के अंतिम में, यानी चौथे चरण शुरू होने से ठीक पहले अंतरिक्ष यान में कुछ गड़बड़ी देखी गई और वो घूमने लगा और उसको कंट्रोल करने की पृथ्वी से ही, यानी अंतरिक्ष स्टेशन से कोशिश की गई थी, लेकिन वो 4th स्टेज चालू नहीं हो सका। नतीजा क्या हुआ? वह यूँ कि ये रॉकेट ऐसे उड़ा ऊपर और ये ऐसे जा रहा था, यहाँ पर आया है। एक बार मैं फिर से और दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ आया, यहाँ पर इससे क्या था ना, यहाँ से थोड़ी सी ऐसे टर्न लेना था और फिर इस कक्षा पर रहता, लेकिन हुआ यूँ कि ये इसको रोका नहीं जा सका और सीधा ये आगे बढ़ गया, चलता चला गया, ये यहाँ से निकल गया आगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई हैं और उसकी वजह से ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए। यहीं पर गड़बड़ी हुई और ये आगे बढ़ गया। ये जो इस पाथ पर आना था वो उस पाथ पर नहीं आ सका। तो कई सारे सैटेलाइट थे, 16 सैटेलाइट थे। इसमें दुनिया के कई देशों के सैटेलाइट भी मौजूद थे और ये जो है ना वो विफल हो गया, जो देख रहे हैं आप। तो ये बड़ी घटना है इसरो के लिए। इसरो को अपने जो सिस्टम है, अपने जो रॉकेट हैं, उसकी जो कमियां हैं उसको सुधारना पड़ेगा, वरना दुनिया में जो ऐसे वक्त में जब कई सारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं इसरो के सामने में, आपका SpaceX है जो धड़ाधड़ रॉकेट भेज रहा है और भारत का जो मिशन है वो PSLV वाला, जो बहुत ही भरोसाजनक रहा है अब तक, और वो फेल हो रहा है। ये दूसरी बार लगातार फेल हो गया है। इस रॉकेट के बारे में जान लेते हैं। PSLV ये रॉकेट है और C62 क्या है? दरअसल जितनी बार लॉन्च होता है ना, उतनी बार वो नंबर दे देता है। जो हमारे पास, यानी इसरो के पास जो रॉकेट है वो सिंगल यूज़ है। मतलब जैसे PSLV रॉकेट है, उसको बनाया, फिर लॉन्च किया और फिर वो ख़त्म हो गया। अगर सफल लॉन्चिंग भी हुई तो वो जाकर अंतरिक्ष में बिखर गया या फिर उसके बहुत सारे हिस्से
वो समुद्र में गिर जाते हैं। तो ऐसा होता है कि हर बार नया रॉकेट बनता है और नया फिर से लॉन्च किया जाता है। तो वही नंबर है 62, यानी ये इसका C62 ये नंबर था। PSLV जो है ना वो इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट माना जाता है अब तक। और इसमें चंद्रयान, इसने क्या कौन कौन से लॉन्च किए हुए हैं? चंद्रयान 1, मंगलयान, आदित्य L1, एस्ट्रोसैट जैसे बड़े बड़े मिशन जो है ना वो लॉन्च किए जा चुके हैं। इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 1993 को, 1993 को। 44 मीटर ऊंचा है। और एक बार तो यानी 2013 में इसने 29 सैटेलाइट लॉन्च करके अपना रिकॉर्ड बनाया था। उसका दूसरे रिकॉर्ड को तोड़कर फिर से रिकॉर्ड बनाया था, 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे और रिकॉर्ड बना रहा। PSLV से ही भारत ने बताइए चंद्रयान 1, मंगल मिशन ये सब भी लॉन्च किया हुआ था। तो ये जो मिशन है वो फेल हो गया है, बड़ा झटका है इसरो के लिए। वी नारायणन का कहना है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और कैसे ये अपने पास मतलब तीसरे स्टेज में फिर से ये नहीं आ पाया स्टार्ट, मतलब तीसरे स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज स्टार्ट ही नहीं हो पाया और ये अंतरिक्ष में चला गया। क्या हुआ है डिटेल और भी इसके बारे में जानकारी आएगी बाद में। अब ये जानते हैं जो 16 सैटेलाइट है वो कौन कौन से। 16 सैटेलाइट में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैटेलाइट था, EOS N1, उसका नाम है अन्वेषा। ये भी सवाल हो सकता है। अच्छा, एक और बात मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि सवाल एग्जामिनेशन में इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि जैसे PSLV वो कितने स्टेज का है और उसमें कितने लिक्विड स्टेज हैं, कितने सॉलिड स्टेज हैं, ये सब पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत चर्चा में है, क्योंकि ये फेल हो गया सैटेलाइट, ये लॉन्चिंग है ये रॉकेट की। तो 4 स्टेज है, 2 आपका है सॉलिड स्टेज और 2 है लिक्विड स्टेज, ठीक है। अब बात करते हैं अन्वेषा के बारे में। EOS N1 ये खुफिया सैटेलाइट था भारत के लिए और इसके साथ साथ 15 सैटेलाइट और थे जो कि 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित होना था इसको, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके अलावा भी कई सारे सैटेलाइट थे, जैसे थाईलैंड और UK के द्वारा जो निर्मित था थियोस 2, वो भी पृथ्वी अवलोकन करने के लिए था। इसके अलावा ध्रुवा स्पेस भारत की एजेंसी है उसके द्वारा निर्मित था, CGUSAT। और भी कई सारे, मतलब नेपाल यूनिवर्सिटी का भी एक सैटेलाइट था। विदेश मंत्रालय भारत के द्वारा जो समर्थित निर्मित है वो भी था, ओके। मतलब ब्राज़ील के भी एक सैटेलाइट था। मतलब दुनिया भर के जो सैटेलाइट थे ना वो इसमें कई सारे वो फेल हो गए। तो ये अन्वेषा जो है ना वो उसकी खासियत क्या थी, इसको DRDO ने विकसित किया था, डेवलप किया था। और ये इमेजिंग क्षमताओं वाला लैस एक स्पाइस सैटेलाइट है, यानी खुफिया सैटेलाइट था। धरती से कई 100 किलोमीटर ऊंचा, लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने के बावजूद ये झाड़ी, जंगल या बंकर में छिपे हुए जो दुश्मन है उसकी तस्वीरें खींच सकता था। ये प्रकाश के 100 से ज़्यादा रंगों को डिटेक्ट कर सकता है। धरती पर मौजूद किसी भी कलर का जो उससे कलर निकल रहा है उसको डिटेक्ट करके उसका सिग्नल भेज सकता था। बॉर्डर की एक्टिविटी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जंगल, छिपे हुए सैनिक हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी इससे देखी जा सकती थी। लेकिन ये जो है ना इस बार फेल हो गया, तो अब फिर से बनाया जाएगा, सारी तकनीक है और उसके बाद फिर से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसमें वक्त लग जाएगा। अब एक बार फेल हो गया, इससे पहले 18 मई 2025 को ये लॉन्चिंग फेल हो गई थी इसरो की, और अब इसके बाद ये लॉन्चिंग फेल हो गई है। तो ये बहुत ही बड़ा झटका है भारत के लिए, ऐसे समय में जब बहुत सारे प्रतिद्वंदी आपके लिए मार्केट में खड़े हैं, मतलब वो मार्केट भारत का उठा के ले जा रहे हैं, तो ऐसे में विश्वसनीयता थोड़ी ख़राब होती है। अब इसरो को ये है कि अपने चीज़ों को और मजबूत करना होगा, और मुझे उम्मीद है कि वैज्ञानिक जो हैं भारत के वो इतने सक्षम है कि आगे अगली जो लॉन्चिंग होगी वो बहुत बेहतर होने वाली है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो ये पहली लॉन्चिंग थी और वो फेल हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और इसका PDF शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। शार्प लर्निंग ऐप आपको गूगल प्ले पर मिल जाएगा, वहाँ पर डेली का फ्री PDF भी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, जर्मनी के चांसलर का नाम बताएं जो जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर है। आंसर होगा फ्रेडरिक मर्ज,
क्या नाम है, फ्रेडरिक मर्ज। और ये कहाँ पर पहुँचे हैं, ये अहमदाबाद में पहुँचे हैं, गांधीनगर में भी पहुँचे हैं। ठीक है, तो 12 जनवरी को ये भारत आए 2 दिवसीय यात्रा पर, 12 और 13 जनवरी को। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, वहाँ पर अहमदाबाद में ही है। उसके बाद वो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का भी दौरा किया, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, और बाद में फिर पतंग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026, उसमें भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के बाद फिर वो गांधीनगर गए और वहाँ पर महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर है, तो वहाँ द्विपक्षीय वार्ता भी चल रही है। इस दौरान दोनों देशों का जो ट्रेड है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, उसके आदान प्रदान, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही है वहाँ पर। तो जो भी कुछ होगा फिर मैं आगे आपको अपडेट दे दूंगा कल के करंट अफेयर्स में, ठीक है। और भारत जो है ना, वो भारत और जर्मनी, ये दोनों देश जो हैं रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए हैं इन दोनों देशों ने। तो अब जर्मनी को मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं, प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं कहाँ पर, यूरोप की ओर। यूरोप में ही है जर्मनी, और ये पूरा यूरोपीय देश है, कई सारे, उसी में ये है जर्मनी। इसकी राजधानी क्या है, बर्लिन है, चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज। और यहाँ पर प्रेसिडेंट भी होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति का काम क्या है, जैसे भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, ऐसा ही कुछ काम वहाँ पर उनका है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव उनको नहीं रहना है, संवैधानिक प्रमुख के तौर पर जर्मनी में भी राष्ट्रपति होते हैं, उनका नाम है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, ठीक है। मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। और इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो इधर पोलैंड है, ये चेक रिपब्लिक है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड है, इधर फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, ये नीदरलैंड्स है, और ये है डेनमार्क। डेनमार्क काफ़ी चर्चा में है, क्यों, क्योंकि डेनमार्क के पास ही उधर ग्रीनलैंड है, ओके। डेनमार्क ही कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड को, और ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये जर्मनी है, इसका समुद्र आसपास का देखेंगे, इधर नॉर्थ सी, ठीक है, और ये है कौन सा, बाल्टिक सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग प्रदान किया गया है, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली है खास किस्म की का ये अनार है, अनंतपुर अनार कहते हैं इसको जीआई टैग दिया गया है अभी जनवरी 2026 में, ठीक है। ये है अनार, ये कुछ खास किस्म का होता है, इसलिए इसको ये टैग दिया गया है। अच्छा, जीआई टैग होता क्या है, भौगोलिक संकेतक हिंदी में कहते हैं, उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी स्पेशल जगह बनते हैं और ख़ास गुण होता है उसका, ठीक है। इसके जरिए मतलब स्पेशल जगह की एक खासियत बन जाती है, और उसको उस नाम से या उस जगह के नाम से फिर दूसरे कोई व्यक्ति या दूसरी जगह का प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के विशिष्ट औषधीय फसल नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया है, आंसर का राजस्थान। नागौरी ये अश्वगंधा जो है ना, वो राजस्थान में मारवाड़ की तपती रेत और शुष्क जलवायु में उगने वाली ये फसल है, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, एनर्जी बूस्टर का काम करती है, दिमाग, हार्ट, इन सब के लिए काफ़ी बेहतर है। और देश का 10% जो अश्वगंधा है उसका उत्पादन राजस्थान में होता है। तो ये राजस्थान का 22वां जीआई टैग है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी ये मतलब वहाँ पर काफ़ी बेहतर ढंग से उपज कराई जाती है, ठीक है। वहाँ रिसर्च सेंटर भी है अश्वगंधा को लेकर, ओके। इसके अश्वगंधा क्या है, उसकी खासियत है जड़ों में एल्कलॉइड की अधिक मात्रा होती है, और ये बहुत ही खास हो जाता है सेहत के लिए, ठीक है। तो राजस्थान का ही है। राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री कौन है, क्या नाम है उनका, भजनलाल शर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले की गजक और रेवड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, आंसर का मेरठ। अभी जनवरी में ही ये जीआई टैग मिला है, और ये करीब बताई जाती है 125 साल पुरानी ये मिठाई है, उस वक्त से बनती आ रही है। 10,000 से अधिक लोगों की जो आजीविका है ना, वो इसी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और आपको पता है पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है ना, वो गन्ना बेल्ट के लिए जाना जाता है, और यहाँ गन्ना है अच्छा, तो फिर
गुड़ भी बनाए जाते हैं अच्छे खासे पैमाने पर। तो उसी गुड़ से ये गजक भी बनाई जाती है, ठीक है, गुड़ की गजक। ओके, तिल होता है, उसको कूट कूट के तिल को और गुड़ को कूट कूट के ये बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ जो है ना आज का, वो शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा आपको। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का ही ये ऐप है जो कि गूगल प्ले पर मिलेगा आपको। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है। दूसरा है आईएएस, पीसीएस लेवल का करंट अफेयर्स। और इसमें क्या मिलता है, पीडीएफ, वीडियो और टेस्ट सीरीज मिलता है करंट अफेयर्स के। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलेंगे और इस साल 2026 का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। साथ में एग्जाम वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह भी देते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं आप। और ये मिलेगा आपको शार्प लर्निंग ऐप पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं उस ऐप पर। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और 2025 का टोटल करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है और वो हम लोग ने लाइव कराया था, 2 पार्ट में है, जो कि यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर अवेलेबल है, तो वो भी देख सकते हैं आप अगर पिछले साल का टोटल करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो। हमारे क्वेश्चंस खूब टकराते हैं। अभी केवीएस का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें मतलब 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से मतलब 8 के आसपास क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे टकराए हैं। बच्चों ने ही ये सब बताया है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर और वो सब देख सकते हैं आप। ओके, इसके अलावा ग्रुप डी में तो 18 से 20 क्वेश्चन डेली आ रहे थे। ओके, तमाम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन खूब टकराते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन है जिसके निर्यात में वर्ष 2025 में 19.4% की वृद्धि हुई है? आंसर क्या होगा इसका? इंडिया, भारत जो है वो है। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट में भारत ने नया एक और मुकाम हासिल किया है। ठीक है, तो दुनिया के सबसे बड़ा निर्यातक देश तो है भारत। और इस बार उछाल देखा गया। क्यों उछाल देखा गया इतना? क्योंकि 2022-23 के दौरान निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो कि मार्च 2025 में निर्यात पर जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया गया और उसकी वजह से एक स्पाइक देखने को मिला निर्यात में। ठीक है, तो भारत ने चावल निर्यात में 2025 में 19.4% की वृद्धि की और ये जो निर्यात है वो कितना पहुंच गया? ओके, कितना हो गया? 21.55 मिलियन मैट्रिक टन पर पहुंच गया। हालांकि ये सेकंड हाईएस्ट है। इससे पहले भी हम लोगों ने, भारत ने 2022 में ये 22.3 मिलियन टन निर्यात किया था। ओके, तो 2025 में सेकंड हाईएस्ट ये है, लेकिन अच्छा खासा बढ़ोतरी ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भारत से जो चावल का निर्यात हुआ ना, इसकी वजह से क्या हुआ है, एशियाई देशों में चावल की कीमतें भी काफ़ी, एक दशक का सबसे निचले स्थान पर है। भारत जो है थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, ये सब जो निर्यात करते हैं ना, उससे भी अधिक अकेले भारत निर्यात करता है चावल। बासमती और गैर बासमती, इन सब का चावल का निर्यात भारत ज़बरदस्त ढंग से करता है। ओके, और भारत के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और छत्तीसगढ़ है। ओके, और वैश्विक स्तर पर भारत सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, निर्यातक भी है, उत्पादक भी है। और बासमती और गैर बासमती चावल, इन सब का जो निर्यात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया है भारत ने। और ये सब किसानों को ये जाता है, किसानों ने इतना उपज कराया जिसकी वजह से निर्यात करके हम लोगों ने विदेशी मुद्रा वो अर्जित की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 12 जनवरी 1863 को, 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो, मतलब इस दिवस की जो घोषणा है वो 1984 में भारत सरकार ने की थी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों, उनके विचारों, उन सब के बारे में प्रेरित करना। अच्छा, सवाल होगा
अगर कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, वो होता है 12 अगस्त को, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक यानी डिप्लोमेट किसे बनाया? आंसर का नूर अहमद नूर, इन्हें बनाया गया है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, तालिबान डिप्लोमेट वो चार्ज लेने के लिए भारत भी आ चुके हैं, जो भारत में जो एम्बेसी है वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तालिबान ने कब्जा कर लिया था अफ़गानिस्तान पर, और उसके लगभग 5 वर्ष के बाद भारत में तालिबान सरकार का ऑफिशियल एक डिप्लोमेट वो भारत पहुंचा है, ज्वाइन भी कर लिया होगा अब तक तो, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात कि अभी जनवरी में इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, और ये फोटोग्राफ रहा इनका, ओके। तो ये इनको हम राजदूत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये राजदूत के पद पर नहीं भेजा गया, बल्कि चार्ज डी अफेयर्स एक पोस्ट होता है, चार्ज डी अफेयर्स, इस पद को उन्होंने संभाला है, मतलब प्रभारी राजदूत के तौर पर हम कह सकते हैं इनको। इनसे पहले क्या अफगानिस्तान का भारत में कोई राजदूत नहीं था या राजनयिक नहीं था? थे। इससे पहले एक राजनयिक डिप्लोमेट थे, फरीद, तो वो अशरफ गनी के समय नियुक्त किए गए थे 2021 में, ठीक है। 2021 से पहले, 2021 में तो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद से जो पुरानी सरकार के जो राजदूत थे उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी, ओके। तो ये है, एक बार मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं। ये प्यारा भारत है अपना, और अफ़गानिस्तान जो है ना वो यहाँ पर आप देखेंगे। देखिए, करीब 4.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 5 साल, और भारत ने अफ़गानिस्तान के तालिबान मिशन को इससे पहले दूतावास का दर्जा नहीं दिया था। इसकी वजह से क्या था ना कि ये नियुक्ति रुकी हुई थी, लेकिन अब ये नूर अहमद नूर जो है ना वो वहाँ के डिप्लोमेट के तौर पर भारत में होंगे। अच्छा, वो उस डेलीगेशन में शामिल थे जो पिछले साल जो एक डेलीगेशन आया था ना, वहाँ के विदेश मंत्री का मुत्ताकी, उनके साथ भी ये पहुँचे थे, ओके, नूर अहमद नूर। तो अब इन्हीं को बनाया गया है डिप्लोमेट यहाँ का। और उसी समय मुलाकात के दौरान भारत ने ये ऐलान किया था कि हम दिल्ली में जो दूतावास है उसको, मतलब जो सेंटर है उसको हम दूतावास का दर्जा फिर से दे रहे हैं। बीच में दूतावास का दर्जा जो है वापस ले लिया था भारत ने। तो तालिबान के साथ संबंध जो है ना थोड़े बेहतर हो रहे हैं अब, ठीक है। भारत ने भी अपना एक टेक्निकल सेंटर वहाँ पर काबुल में स्थापित किया हुआ है, वो चल रहा है, ओके। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो सत्ता है तालिबान की, उसमें कौन कौन हैं? तो वो वहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं उनका नाम है हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा, प्राइम मिनिस्टर है हसन अखुंद, वहाँ की राजधानी है काबुल, मुद्रा वहाँ पर चलती है अफ़गानी, ठीक है। और ये अफ़गानिस्तान का जो पड़ोसी देश है कौन कौन है? तो भारत है, ये पाकिस्तान हो गया इस तरफ, ठीक है, ईरान हो गया, इधर आपका हो गया हाँ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान इधर हो गया, और इधर ये चाइना है। ये सब इसके पड़ोसी देश हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय धावक यानी एथलीट जिनसन जॉनसन ने संन्यास ले लिया है, तो उन्होंने 3 बार किन खेलों के आयोजन में पदक जीता था? आंसर होगा एशियाई खेल, ठीक है। एशियाई खेल, एशियन गेम्स में उन्होंने यह खिताब जीता था। कब कब जीता था? 2018 में गोल्ड मेडल जीता था 1500 मीटर में, 2018 में ही 800 मीटर में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और 2023 में इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मूलतः केरल के हैं, 34 ईयर के हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत का नाम बताएं जिन्होंने नियुक्ति के 3 महीने बाद जनवरी 2026 में पदभार ग्रहण किया। आंसर होगा सर्जियो गोर। और ये पदभार ऐसे समय में ग्रहण किया गया है जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर तनाव चल रहा है। इनकी नियुक्ति अक्टूबर 2025 में ही हो गई थी ट्रंप की ओर से, और वहाँ के सीनेट ने
ओके भी कर दिया था, लेकिन 12 जनवरी को उन्होंने ज्वाइन किया है अभी, ठीक है। और इस दौरान हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार को लेकर तनाव बना हुआ है। हालांकि नियुक्ति के बाद वो कुछ वक्त के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात भी की थी, लेकिन अब इन्होंने एक एम्बेसडर के तौर पर भारत में ज्वाइन कर लिया है। और ख़ास बात यह है, इनको भारत के साथ साथ कई सारी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। 38 ईयर के हैं गौर, सर्जियो गौर, और वो भारत में अमेरिका के राजदूत के अलावा दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत की भी जिम्मेदारी दी गई है। मतलब ये हुआ क्या, इसका मतलब ये है कि भारत के अलावा इधर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब की भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास अब रहेगी। तो बहुत सारे विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से गौर की नियुक्ति हुई है वो भारत को परेशान करने वाला था, ठीक है। भारत जो है ना अमेरिका की नज़र में खुद को पाकिस्तान से बिल्कुल अलग देखना चाहता है, और ऐसे समय में गौर, सर्जियो गौर जो है ना उन्होंने ज्वाइन किया है। दक्षिण एशिया की भी जिम्मेदारी उनके पास दे दी गई है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। कल फिर मिलते हैं ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और हाँ, शार्प लर्निंग ऐप पर करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कराई जा रही है। मेंबरशिप प्लान्स हैं, आप देख सकते हैं। और आज का जो करंट अफेयर्स है ना, उसका PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा शार्प लर्निंग ऐप से। ओके, बाय।